हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, SN1 SN2 वगैरह। तो आज का जो है यह हो जाएगा हम लोग का लेक्चर नंबर 51, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और इसमें से हम लोग SN1 और SN2 को डील कर रहे थे। SN1 रिएक्शन के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है देख चुके थे हम लोग, और उसमें से जो पॉइंट हम लोग नोट किए थे कि इस SN1 रिएक्शन के दरमियान जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है इस दरमियान। ऐसा अब यदि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा सबस्ट्रेट के रिएक्टिविटी को। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है डिसाइड करेगा द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन will decide the reactivity of substrate towards SN1 reaction। SN1 रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट का क्या रिएक्टिविटी होगा, यह अब डिपेंड करने वाला है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे। और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चूँकि काफ़ी डिटेल में हम लोग किए हुए हैं, बहुत डिटेल में किए हुए हैं, तो उसमें से यदि नॉर्मल अल्काइल की बात करें, नॉर्मल अल्काइल हेलाइड की बात करें, तो उस अल्काइल हेलाइड में मिथाइल हेलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। ये 0 डिग्री हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी है। नॉर्मल जो अल्काइल हेलाइड है SN1 रिएक्शन में इसी ऑर्डर में होंगे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। ऑप्शन में यही सब कुछ दिया हुआ रहेगा। Cl A नंबर है, B में होगा, यही तो नहीं होगा यहाँ, Cl, C में दिया हुआ रहेगा ऐसा, और D में होगा ऐसा। अब पूछेगा बताओ इनमें से कौन जो है सबसे अधिक रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन में। तो सिंपल से नॉर्मल अल्काइल हेलाइड दिए हुए हैं, और यदि ये नॉर्मल अल्काइल हेलाइड दिए हुए हैं तो फिर यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में जो है जो मोस्ट रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली D नंबर, 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा D। हाँ, यदि अरेंज करने पूछे इन चारों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके बताओ कि किसका रिएक्टिविटी अधिक होगा या किसका रिएक्टिविटी कम होगा,
तो अरेंज करने में डी है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम बी 2 डिग्री। अब ए और सी में दोनों 1 डिग्री है, दोनों में कौन ज़्यादा होगा बताओ? तो सी नंबर, और सबसे कम ए नंबर, क्योंकि सी नंबर में यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया है ना, जो नज़दीक होगा इससे तो कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ होगा ऑर्डर ए सी बी डी ऐसा। ये तो नॉर्मल अल्काइल कार्बोकेटायन की बात करी हमने। अब इसमें से हम लोग जान चुके हैं कि कुछ स्पेशल टाइप के भी कार्बोकेटायन हैं जो लगते नहीं हैं कि वे स्टेबल होंगे, लेकिन होते हैं। तो एक तो यदि इसमें अब हम लोग बात करें फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन का, बेंजाइल कार्बोकेटायन का, बेंजाइल हेलाइड की यदि बात करें हम लोग, तो इसमें भी एक तो डायरेक्ट बेंजीन से X जुड़ा हो, इसमें फिर CH2X, फिर PH2CHX और फिर PH3CX, ऐसे इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए हों अलग अलग। फिर इसमें रिएक्टिविटी को आप कैसे कंपेयर करोगे बताओ? तो यहाँ भी वही चीज़ है, कार्बोकेटायन ही देखना है हमें बस। आप कार्बोकेटायन में देखे हुए हम लोग कि यहाँ सब में जब बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा तो चूंकि इस कार्बोकेटायन में जो कार्बन पे प्लस उसके अगल बगल 3 फिनाइल है जो इसको चार्ज को डिलोकलाइज करेगा। सो सब कुछ यहाँ कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला है। अब चूंकि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग कर चुके हैं डिटेल में, तो फिर से उतना बताना संभव नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो रिएक्टिविटी हो जाएगा इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। सबसे कम होगा डायरेक्ट जो हेलोबेंजीन होगा वो। इसके अलावे एलाइल की बात कर ले हम लोग कि जैसे मान के चलो इस तरह का दिया हुआ हो ऐसे, और पूछे कि बताओ इन दोनों में SN1 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, विच वन विल मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, किसका रिएक्टिविटी अधिक होगा SN1 में बताओ? तो इस केस में भी कार्बोकेटायन ही देख के चलना है, क्योंकि यह जो सिस्टम है वो फिनाइल हेलाइड है और ये जो सिस्टम है वो एलाइल हेलाइड है। विनाइल हेलाइड और एलाइल हेलाइड। एलाइल हेलाइड से जो कार्बोकेटायन बनेगा, एलाइल कार्बोकेटायन, उसका स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तो फिर इसका रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगा। दूसरा वजह ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ इस पर लोन पेयर आने की वजह से ना ये जो रेजोनेंस है, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन के वजह से डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन हेलोजन के बीच, जो आसानी से टूटेगा नहीं। और यहाँ रेजोनेंस तो होगा नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं है ना, यहाँ कैसे होगा, बीच में एक बॉन्ड बच जा रहा है, तो यहाँ ये होगा ही नहीं, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इसका रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगा। फिर हमने देखा था कि यदि कोई इस तरह का सिस्टम है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जिसमें कोई हेट्रो एटम के द्वारा हो रहा हो, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है जिसमें कोई हेट्रो एटम के द्वारा हो रहा हो, तो वैसे सबस्ट्रेट भी SN1 रिएक्शन को ही फेवर करते हैं। वैसे सबस्ट्रेट भी SN1 रिएक्शन को ही फेवर करते हैं, जैसे MEOCl इस तरह का सिस्टम हो। ऐसा मान के चलो कोई रिएक्शन दे दिया हुआ हो, तो कैसे करेंगे उस रिएक्शन को हम लोग, उससे ज़रा देखो। MEOCl और यहाँ भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ हो, MEO माइनस Na प्लस, प्रोडक्ट बनाना हो। तो सबसे पहले ये जो MEOCl है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, MEO प्लस आएगा,
अभी ऐसा ना है, MeO कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन और इस पे प्लस, और यहाँ है ऑर्बिटल। तो बताया जा चुका था इसमें कि इस तरह से ऑक्सीजन का लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होगा इसके ऑर्बिटल में, और वह कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, तो यह कार्बोकेटायन बनेगा। इसके बाद फिर जो यहाँ हम लोग लिए हुए हैं न्यूक्लियोफाइल, O- Na+, जा करके इस पर अटैक करेगा, और MeO और यहाँ OMe, ऐसा डाई मिथॉक्सी मीथेन, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह के स्पेशल कार्बोकेटायन देख चुके हैं हम लोग। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी में इस बात को जो समझ चुके हैं काफ़ी अच्छे से, तो वहाँ से बात क्लियर हो पा रहा है हमें। अब इसमें से ये तो नॉर्मल से हुए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी जो होता है ना, उसमें भी कुछ यही बात है, कार्बोकेटायन जैसा ही कुछ बनना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की यदि हम लोग बात करें तो जैसे मान लो कि इस तरह का कोई सिस्टम दिया हुआ है, OH और यहाँ HBr, ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखना होगा जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसका क्या नेचर है, और जो वहाँ रिएजेंट दे करके रखा है उसके क्या नेचर है। तो हमें दिख रहा है सबस्ट्रेट OH है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H+Br-, तो सबसे पहले लोन पेयर से प्रोटोनेशन हो जाएगा। कार्बोकेटायन का जनरेशन में हम लोग देखे हुए थे इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा OH2+, यहाँ से रिमूव होएगा H2O, तो ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है, देखो यहाँ जा कर के स्टेबल बन सकता है ऐसा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ। हालांकि यह भी जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, एलाइल में भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ एलाइल में 2 डिग्री है, तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो अब जब यहाँ Br- जुड़ेगा तो इस जगह पे जुड़ेगा ऐसा, यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा इसमें। एक डायरेक्ट ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ जो यह सिस्टम बना है तो डिलोकलाइजेशन तो इधर भी होएगा ना, यहाँ जा कर के डिलोकलाइज करेगा, फिर से यही चीज़ बन जाएगा। तो इस केस में फिर से यह जो Br- से अटैक करेगा यहीं आकर के ऐसा, Br डबल बॉन्ड इस जगह। अब सवाल आता है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। यदि कार्बोकेटायन की बात करें हम लोग तो यह कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यह जो है 2 डिग्री है, हिंडर्ड है। हिंडर्ड कहने का मतलब अगल बगल ज़्यादा ग्रुप है। और यहाँ क्या है कि अब जो इस जगह पे कार्बोकेटायन आ रहा है 1 डिग्री है, जो कि उतना ज़्यादा हिंडर्ड नहीं है, अनहिंडर्ड किनारे में है, तो तुरंत से अटैक कर देगा। यहीं बीच में जाकर के अटैक करने में इसको थोड़ा दिक्कत होगा, ये पाई वाले सिस्टम के चलते। तो ई जो है यहाँ माइनर प्रोडक्ट होने वाला है, और दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो तो समझ जाओगे इसमें लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट जो है विल बी मेजर
जो ज़्यादा हिंडर्ड है वो माइनर होगा उसमें। जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं इस कैटेगरी में तो समझ में आएगा। कोई इस तरह का सिस्टम हो, ऐसा वही काम हो HBr, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोटोनेशन होगा एसिड का H+ से, तो ये हो जाएगा OH2+। अब यहाँ से H2O को हटाओगे, कार्बोकेटायन ऐसे ही तो बनता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, नहीं 3 डिग्री है, लेकिन रेजोनेंस के वजह से यहाँ जब जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस। ये 1 डिग्री है, एलाइल तो दोनों है। लेकिन अभी जैसा हम बताएं कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ हिंडरेंस कम हो वहाँ जा कर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके लिए आसान होता है अटैक कर पाना वहाँ। ऐसा जब ऐसे पाई सिस्टम हो, तो जब ऐसे डबल बॉन्ड वगैरह लगा हुआ हो तब, तो इस केस में दोनों जगह चांसेस है कि Br- आ करके यहाँ जुड़े और यहाँ जुड़े। यहाँ यदि जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा Br, और यदि इस जगह पे जुड़ता है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा Pr। ये प्रोडक्ट मेजर होना है, लेस हिंड्रेंस वाला, और दिस वन विल बी द माइनस, ऐसा। तो इस तरह से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है डिसाइड करता है प्रोडक्ट के नेचर को, और इसमें जो है हम लोग समझेंगे बस केवल एक ही चीज को, कि कार्बोकेटायन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो कैसे रहा है। कुछ कुछ केस में जो है ना, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर भी जो है बड़ा मायने रखता है प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड करने के लिए। चूँकि हम लोग देख चुके हैं कार्बोकेटायन जो है हमेशा प्लानर नेचर का होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से। सो प्लानरिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानरिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि कोई इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है, कोई बाइसाइक्लिक सिस्टम दिया हुआ है Cl, और इसका किसी बेस से रिएक्शन करवाए, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे कि Cl पहले यहाँ से हटेगा और ये कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसा। और यह कार्बोकेटायन के नेचर को यदि देखोगे तो इस कार्बन हुआ, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन, टोटल 3 कार्बन हुआ। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो बताए कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत झंझट है, रिंग सिस्टम है ना, बाइसाइक्लिक सिस्टम है। अब इस कार्बन को तुम किसी भी हाल में प्लानर कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे प्लानर? इसका जो एक ऑर्बिटल खाली रहेगा, पी ऑर्बिटल, वो परपेंडिकुलर कैसे होगा? इस रिंग को इमेजिन करो कि रिंग खुद ऐसे है, फिर एक ऊपर निकला हुआ है, देखो इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, एक इधर और ये ऊपर निकला हुआ है, और इस कार्बन पे प्लस आया हुआ है। तो इसका परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा बताओ? ये तो पूरा घेरा हुआ है ना, है तो प्लानरिटी इसमें आ ही नहीं सकता है। प्लानरिटी
प्लानरिटी कांट बी अचीव्ड, इसीलिए कांट अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN2 भी नहीं होता है, आगे हम लोग देखेंगे। SN1 SN2 कुछ नहीं होता है ऐसे सिस्टम में। तो सब कुछ देख करके चलना पड़ता है, ऐसे ही अंदाज से जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ देख करके चलना पड़ता है उस सिस्टम के बारे में कि किस तरह से वह स्टेबल बनेगा, और जो रिक्वायरमेंट है रिएक्शन का उसे लेकर के तो एकदम चलना है डेफिनेटली। कि कार्बोकेटायन का है तो फिर हम लोग को कार्बोकेटायन ही लेकर के चलना है, उसी को समझना है बस। एक लास्ट रिएक्शन हम लोग कर लें इसमें, बस एक लास्ट रिएक्शन कर लें इसमें। कि यदि कोई इस तरह का सिस्टम है साथ में यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ है OH, यहाँ है HClO4, प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा। HClO4 के बारे में जान रहे हो, दिस इज परक्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर देन सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तुरंत क्या करेगा, यह अपने प्रोटॉन को रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड करने का मतलब आसानी से प्रोटॉन रिलीज करेगा बड़ा जल्दी से। अब तुम्हें समझना है कि यह प्रोटॉन किसके पास जाएगा, तुम्हें समझना है कि यह जो प्रोटॉन है वो किसके पास जाएगा। H पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ जो दो सिस्टम दिए हुए हैं, इन दोनों सिस्टम में सल्फ़र पे यहाँ लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे है। लेकिन यहाँ इस सल्फ़र का जो लोन पेयर है ये एरोमेटिक रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है ऐसा। तो इसका लोन पेयर जब इधर ही जा रहा है, अपने घर को पूरा कर रहा है, तो फिर H+ को कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, नहीं देगा। जबकि यहाँ यह इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो यह ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो आसानी से इसको दिया जा सकता है। मतलब प्रोटोनेशन होने वाला है अल्कोहल का ऐसा, OH2 प्लस, और अब यहाँ से जो है बाहर हो जाएगा H2O, और एक वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री, जिसको हम लोग अब ऐसे दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब जो यह कार्बोकेटायन आया तो अब ये लोन पेयर जो है अपना देगा इसके तरफ ऐसे, और फिर यहाँ से बनेंगे प्रोडक्ट। अब इस ग्रुप को वापस इधर दिखा देते हैं, सल्फ़र, इसका एक H, एक लोन पेयर बचा, प्लस इधर बेंजीन रिंग, और फाइनली यहाँ से कोई बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा हो जाएगा SPH। दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो यहाँ भी समझना था कि जो एसिड दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है, उसका क्या काम है, सब कुछ समझना था इसमें, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसा। तो इस तरह के कोई भी रिएक्शंस आएंगे ना तो कैसे इनिशिएट करोगे, बस हम उस चीज़ को समझाना चाह रहे थे, उस चीज़ को बताना चाह रहे थे कि यहाँ एसिड दिया हुआ था, वह एसिड का क्या रोल है, क्या करेगा। H+ देगा तो वह H+ जा कर के कहाँ जुड़ेगा, कौन से कार्बन पे या कौन से ग्रुप से जा कर के जुड़ेगा जिससे प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड हो, ये सब कुछ हम लोग को देखना था इसमें और समझना था, बस इतना सा बात है। तो इस तरह के जो है प्रश्न एग्जाम में होंगे, मैकेनिज्म पूछ देगा दे करके कि बताओ ज़रा यह रिएक्शन है किस तरह के मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करेगा। तो SN1 के लिए इतना ही सा बात याद रख लेना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि जो दिए हुए हैं ग्रुप्स, जो कंपाउंड, यदि उनमें से कोई एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है तो फिर SN1। स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का देखना एकमात्र उपाय है SN1 को पहचानने का, कि जो सिस्टम दो दिए हुए हैं ना, सबस्ट्रेट रिएजेंट जो भी दो दिए हुए हैं उसमें से देखो आप कि यदि उनमें से कोई एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने लायक है तो फिर वो SN1 ही करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे नेचर को पकड़ो, और उसके लिए कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी दिमाग में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, मतलब कार्बोकेटायन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से SN1 लगभग हो चुका है। बाकी सॉल्वेंट वगैरह का इफेक्ट जो है हम लोग बाद में देखेंगे SN2 करके। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग SN2 रिएक्शन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।